अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 रिलेशनल मॉडल का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस। सबसे पहले देखते हैं कि आरडीबीएमएस क्या है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल मॉडल की बेस पे तैयार किया जाएगा उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करें उसको हम कहेंगे आरडीबीएमएस। तो नेक्स्ट इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं। अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम comprises of several components. Each component has a special role in functioning of overall system. यानी कि हर जो आपके पास कंपोनेंट हम देखेंगे उसका अपना कोई ना कोई रोल है पूरे के पूरे सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग में या फंक्शनैलिटी में। पहला कंपोनेंट है हमारे पास फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर एलोकेट स्पेस ऑन डिस्क। इट ऑल्सो manages the way data is organized and presented in storage. फाइल मैनेजर का पहला काम क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक्चुअली जो स्टोरेज मीडिया पे हमारी फाइल स्टोर हो रही है उनको मैनेज करना है, ठीक है। उनको स्पेस एलोकेट करनी है हमारे स्टोरेज मीडिया पे या डिस्क पे जहाँ भी सेव हो रहा है, जो भी स्टोरेज मीडिया हम यूज कर रहे हैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा इसने मैनेज करना है कि आपका डाटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं जो हम पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं, जैसे हमारे पास सिक्वेंशियल मेथड है, हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास इसके अलावा है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल मेथड है, ठीक है। तो डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड है। तो फाइल मैनेजर का काम है इन सारी चीज़ों को चेक करना, आपकी फाइल्स को स्पेस देना डिस्क पे, उनको मैनेज करना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखना। सेकेंड है हमारे पास डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डाटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजर बेसिकली हमारे पास इंटरफेस के तौर पे एक्ट हो रहा है, किसके दरमियान, यूजर के दरमियान, यानी कि जिसने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है और जो डाटा डेटाबेस के अंदर पड़ा है उनके दरमियान, ठीक है। यानी कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है हम उससे कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे होंगे, डेटाबेस मैनेजर के थ्रू, ठीक है। सारे का सारा डाटा बैक एंड पे है, यूजर फ्रंट एंड पे है, तो इन दोनों की कम्युनिकेशन या डीलिंग कौन करवाएगा, आपके पास डेटाबेस मैनेजर करवा रहा होगा। यूजर को जो भी डाटा पे काम परफॉर्म करना है वो डेटाबेस मैनेजर के थ्रू हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरी प्रोसेसर। RDBMS प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट टू क्यूरी द डेटाबेस। द क्यूरी लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय मोस्ट DBMS आर क्यूरी बाय एग्जांपल, क्यूरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL. The query processor interprets these queries issued by database user. क्यूरी प्रोसेसर की बात करें हम तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूरी क्या होती है। क्यूरी बेसिकली हम कहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। यूजर कोई भी क्यूरी दे सकता है, यानी कि यूजर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि उसको इस फॉर्म में डाटा चाहिए या टेबल में से ये चीज चाहिए, उसको हम कहते हैं क्यूरी, ठीक है। जो यूजर अपने डाटा की डिमांड करता है किसी भी फॉर्म में वो हमारे पास होती है क्यूरी। तो वो जो भी डिमांड होगी या जो भी वो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो जो ज्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो दो हैं। पहली है आपके पास क्यूरी बाय एग्जांपल QBE, और दूसरी है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि वो जो सवाल यूजर ने देना है उसको लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक क्यूरी बाय लैंग्वेज, क्यूरी बाय एग्जांपल है लैंग्वेज, और दूसरी है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इन दो लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो हम क्यूरी लिख सकते हैं। और भी है लैंग्वेजेस लेकिन ज्यादातर जो है वो ये यूज होती है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है वो हम अपने अगले चैप्टर में इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। तो क्यूरी प्रोसेसर का क्या काम है, जो क्यूरी लिखी हुई होगी उसको अंडरस्टैंड करना है आपके क्यूरी प्रोसेसर ने, ठीक है। देखना है कि उसमें क्या डिमांड की गई है, क्या उसमें डाटा मांगा गया और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करके रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो यूजर को देने हैं। नीचे एक एग्जांपल में मैंने छोटी सी क्यूरी लिखी हुई है, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन
सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने लिखी है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास टेबल होगा स्टूडेंट नाम का, और सेलेक्ट की कमांड क्या करी होगी हमारे पास, स्टूडेंट के टेबल में से वो तमाम रोज लेके आएगी जिनमें आपके पास स्टूडेंट का ग्रेड ए होगा। ठीक है, तो ये यूजर ने क्यूरी लिखी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा फेच होके आ जाए। ये जो क्यूरी लिखी है इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें क्या कहा जा रहा है, वो आपके क्यूरी प्रोसेसर का काम है। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स लेके आना ये क्यूरी प्रोसेसर का काम है। ये जो रिजल्ट्स होंगे फिर वो यूजर को प्रोवाइड किए जाएंगे। फोर्थ है आपके पास डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी स्टोर्स डेटा अबाउट डेटा। डेटा डिक्शनरी में आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, डेटा नहीं, यहाँ पे आना है इंफॉर्मेशन। डेटा डिक्शनरी बेसिकली डेटा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करती है। यानी कि आपके पास डाटा किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में हमने सारा स्टोर कराया हुआ, तो आपके टेबल्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनकी टाइप्स हैं, किस तरह के टेबल्स हैं आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टेबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके अलावा डेटा के ऊपर अगर आपने रूल्स लगाए हुए हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो वो क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी डेटा डिक्शनरी में मौजूद होती है। यानी कि डेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी डेटा डिक्शनरी में मौजूद होगी। द डेटा डिक्शनरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। इट स्टोर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन यानी कि टेबल within a database. It also stores the description of data, relationships and integrity constraints on data. यानी कि डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपकी डेटा डिक्शनरी में मौजूद है। और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट से क्या मुराद है, जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम रूल्स लगा रहे हैं वो भी इसमें हम मेंशन करते हैं। जैसे अगर हमने रूल लगा दिया फॉर एग्जांपल कि रोल नंबर जो है वो 1 से 100 तक मैक्सिमम एंटर हो सकते हैं, या रोल नंबर के खाने में सिर्फ नंबर ही एंटर कर सकते हैं, हम लेटर नहीं एंटर कर सकते। तो ये जो इस तरह के सारे रूल्स हैं इनको हम कहते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जो हम डेटा पे इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए लगाते हैं। तो इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जब आपकी डेटा डिक्शनरी में मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है DML प्री कंपाइलर। पहले हम DML की बात कर लेते हैं। DML स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। अब बेसिकली हमारे पास डेटाबेस में दो लैंग्वेजेस के पार्ट हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं DML यानी कि डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, और दूसरे पार्ट को कहते हैं DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब जो DML लैंग्वेज है उसमें किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि अगर आपने डाटा के ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करना है, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए जो आप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो सारी की सारी आती हैं डेटाबेस मैनिपुलेटिव लैंग्वेज के अंदर। मैनिपुलेशन का मतलब ही है कि आपने डाटा को किसी न किसी तरह कोई उस पर काम करना है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, डाटा की मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, हो सकता है आप डाटा के अंदर कोई नई चीज, कोई नया डाटा ऐड कर रहे हो टेबल के अंदर। ठीक है, हो सकता है आप टेबल के अंदर से या डाटाबेस से कोई डाटा डिलीट कर रहे हो सकता है आप उसमें कोई अपडेशन या चेंजिंग्स वगैरह कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी टाइप हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके पास DML प्री कंपाइलर है उसका लिंक है उन तमाम स्टेटमेंट से जो डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज के अंदर आती है। प्री कंपाइलर ने क्या करना है, उन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है यानी कि इंटरप्रेट करना है कि क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में, और उसके बाद उसका लिंक करवा देना है आपके क्यूरी प्रोसेसर से। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है ना क्यूरी प्रोसेसर, उसका क्या काम है कि उसने जो भी क्यूरी होगी उसके मुताबिक रिजल्ट्स निकाल के यूजर को देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो भी स्टेटमेंट जाएगी, ठीक है, जिसका भी लिंक करवाया गया DML प्री कंपाइलर क्यूरी प्रोसेसर से, उसके अकॉर्डिंग चाहे वो डाटा ऐड करने की हो, चाहे वो डाटा डिलीट करने की, चाहे वो डाटा मॉडिफाई करने की हो, तो आपका क्यूरी प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी डाटाबेस से रिजल्ट जो है वो निकाल देगा। सेकंड है आपके पास DDL कंपाइलर। DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये डेटाबेस लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो तमाम डेटा यूज कर रहे होते हैं
उनको क्रिएट करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज करते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे टेबल्स आप यूज कर रहे हो, टेबल के अंदर डाटा पड़ा है, उसमें नया डाटा ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो, डिफरेंट टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक है, तो वो जो टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं वो DDL के थ्रू किए जाते हैं, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि नए डाटा को डिफाइन करना है। कोई भी नई चीज आप अगर कर रहे हो, जैसे कोई नया टेबल बना रहे हो, तो वो DDL के थ्रू क्रिएट होता है। कोई टेबल पहले से आपने बना हुआ है, उसमें कोई नया कॉलम ऐड करना है या पहले से कोई कॉलम है उसको डिलीट करना है, यानी कि किसी भी किस्म की अल्टरेशन कर रहे हो अगर टेबल में, तो वो भी आती है आपकी DDL के अंदर, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आप देखते हो एंटिटीज नई डिफाइन हो रही हैं, डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स जो बन रहे हैं, वो ये तमाम जो काम है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। ठीक है, इनमें वो तमाम स्टेटमेंट्स होंगी जिनके थ्रू हम नया डाटा क्रिएट कर रहे होंगे, यहाँ डाटा के अंदर अल्टरेशन कर रहे हैं, डाटा के स्ट्रक्चर के अंदर। जो पीछे हम चेंज कर रहे थे या मॉडिफिकेशन कर रहे थे DML में, वो जो टेबल के अंदर स्टूडेंट का डाटा है उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो अल्टरेशन की बात करें वो टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। हो सकता है कि कोई नया कॉलम ऐड करना पड़ जाए, या कह लें आप नया एट्रीब्यूट टेबल के अंदर ऐड करना हो, तो इस चीज को कहते हैं अल्टरेशन। या कोई रिमूव करना पड़ जाए, ड्रॉप करना पड़ जाए, कॉलम कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हमें नहीं चाहिए, हम खत्म करना चाह रहे हैं टेबल में से, तो इस तरह की चेंजिंग को हम कह रहे हैं अल्टरेशन। ठीक है, वो आती है DDL में। अब DDL कंपाइलर का क्या काम है? DDL कंपाइलर का काम है कि इस तरह की स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स बनेंगी, यानी कि उन फाइल्स में डाटा क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको हैंडल करना। ठीक है, जब भी आप कोई नया टेबल बनाओगे तो उससे रिलेटेड भी फाइल बनेगी जिसके अंदर उस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल क्रिएटेड, जो भी फाइल क्रिएट की जाएगी उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी कि वो फाइल किससे रिलेटेड है, क्या उसमें डाटा है, ठीक है, क्या उसमें क्रिएट किया गया है। उसके बाद है विच फील्ड्स दे कंटेन, यानी कि उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स बने हैं। जैसे अगर आपने कोई नया टेबल बनाया है तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं आपने। थर्ड है यूजर हु हैव एक्सेस राइट्स टू दिस फाइल, और जो आपने नई फाइल डिजाइन की है, ठीक है, या नया टेबल डिजाइन किया है, उसको कौन कौन से लोग या कौन कौन से जो डेटाबेस के यूजर हैं वो एक्सेस कर सकते हैं और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और ये सारी डाटा डेफिनेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाके स्टोर होगी? आपकी डाटा डिक्शनरी में, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है ना कि डाटा डिक्शनरी के अंदर सारी डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो जो आपका DDL कंपाइलर जो भी फाइल्स कन्वर्ट करेगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स की बेस पे, ठीक है, ये फाइल कब क्रिएट होगी? जब भी समझे आप कोई नया टेबल बनाने लगे तो कंपाइलर जो है वो उससे रिलेटेड फाइल बनाएगा, उसमें सारी डाटा की डिटेल्स आ जाएंगी। या कोई आप अल्टरेशन कर रहे हो तो उसकी सारी डिटेल्स भी फाइल में आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो भी फाइल्स हैं, जो भी डाटा है, ये आपकी डाटा डिक्शनरी में जाके सेव होगा। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।